इस लेक्चर में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2022 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक रिपोर्ट है जो बताती है पूरे वर्ल्ड में फॉरेस्ट की कंडीशन क्या है, डिक्रीज हुए हैं या इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट जंगल, और फॉरेस्ट की प्रॉब्लम क्या है, किस किस प्रॉब्लम की वजह से फॉरेस्ट डिक्रीज हो रहे हैं, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो आगे एक्सपेक्टेशन क्या है कि डिक्रीज होंगे या इंक्रीज होंगे, और फॉरेस्ट की वजह से क्या क्या नुकसान है, क्या क्या प्रॉब्लम है अगर फॉरेस्ट रिडक्शन होगा तो, अगर फॉरेस्ट को दोबारा से रीस्टोरेशन किया जाता है, दोबारा से और ज़्यादा फॉरेस्ट इंक्रीज करने हैं तो क्या क्या सजेशन है वो भी ये रिपोर्ट में बताया जाता है। तो इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे जो प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी और 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, किसी में भी पूछा जा सकता है। ये मोस्टली 1 एंड 3 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इन्वायरमेंट के लिए और ज्योग्राफी के लिए। रिसेंटली ये रिपोर्ट है जो 2022 की, जिसे शॉर्टकट में सोफो भी बोलते हैं, सोफो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये रिलीज करता है फाहो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से लास्ट में डिस्कस करेंगे। जनवरी 2022 में यूनियन मिनिस्ट्री है जो हमारी इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की, इसने भी हमारी जो फॉरेस्ट की रिपोर्ट आती है हर 2 साल में लगभग, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ये 2021 रिपोर्ट ये जनवरी 2022 में रिलीज की, ये हर 2 साल में जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट में बताया जाता है इंडिया में फॉरेस्ट की कंडीशन क्या है, कौन से स्टेट में ज़्यादा है फॉरेस्ट, कौन से में कम है, कहाँ पे बढ़ा है, कहाँ पे घटा है, किस एरिया में ओपन फॉरेस्ट या डेंस फॉरेस्ट या मॉडरेट फॉरेस्ट ज़्यादा है या कम है, इसके बारे में बताया जाता है। और इसके बारे में हमने स्पेशल लेक्चर में पढ़ा हुआ है, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जो ग्लासगो लीडर्स ने डिक्लेरेशन की थी, डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज, देखो ग्लासगो में सबमिट हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो IFCC की हुई थी, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, जो हर साल लगभग मीटिंग होती है, लेकिन 2020 में वो पेंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से नहीं हुई थी, इसलिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि 26 मीटिंग हुई थी 2021 में, नवंबर दिसंबर के लगभग। तो यहाँ पे ग्लासगो में जो मीटिंग हुई थी उसमें भी एक घोषणा की थी, डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज। इसमें 140 कंट्रीज ने ये प्लेज किया था, प्लेज का मतलब प्रतिज्ञा की थी कि 2030 तक आते आते या 2030 तक फॉरेस्ट लॉस है उसको एलिमिनेट करेंगे, यानी कि जो जंगलों का नुकसान हो रहा है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, और दोबारा से फॉरेस्ट को रिस्टोर करेंगे और सस्टेनेबल प्रोडक्शन और कंजप्शन होगा फॉरेस्ट का। तो अब इस रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट, इसमें क्या क्या डिस्कस किया गया, मतलब क्या क्या बताया गया है। ये रिपोर्ट एक तो बाई एनुअली पब्लिश की जाती है, बाई एनुअली, और इस रिपोर्ट में देखो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए पूरे वर्ल्ड में। और इस रिपोर्ट में देखो 2022 का जो एडिशन है इसने 3 एरियाज पे फोकस किया है, जिसमें ग्रीन रिकवरी, प्लानिटरी क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस को ध्यान करते हुए 3 चीज़ पे फोकस किया है, यानी कि ग्रीनरी और बढ़ाई जाए, जो पूरे प्लानेट पे क्राइसिस चल रहा है, संकट चल रहा है फॉरेस्ट के रिगार्डिंग, उसको ध्यान में रखते हुए, और क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस को ध्यान में रखते हुए। तो 3 ये पॉइंट है जिन पे ध्यान दिया है। इन 3 पॉइंट के ऊपर पहला फोकस है इसका हाल्टिंग डिफॉरेस्टेशन एंड मेंटेनिंग फॉरेस्ट। हाल्टिंग का मतलब है स्टॉप करना, डिफॉरेस्टेशन पेड़ों की कटाई, जंगलों की कटाई, तो इसको रोकना है डिफॉरेस्टेशन को, और फॉरेस्ट को मेंटेन करना है। दूसरा फोकस है डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर करना है, जो लैंड ऐसी खराब हो गई है, डिग्रेड हो गई है, उसको मेंटेन करना है, और एग्रो फॉरेस्ट्री को एक्सपेंड करना है। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है कि कृषि के साथ साथ लोग अपने खेतों में पेड़ भी उगाएं और कृषि भी करें। जैसे मान लो ये खेत है, इसके जो चारों ओर बाउंड्री हो उस पर फॉरेस्ट हो, यानी कि पेड़ हो, ट्री हो, और साथ में कृषि भी करें। एग्रो फॉरेस्ट्री को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है। और जो फॉरेस्ट है उनका सस्टेनेबल यूज करना है, ग्रीन वैल्यू चेन को आगे बढ़ाना है। जो इसकी हाईलाइट है रिपोर्ट की वो डिस्कस करते हैं अभी, कि इस रिपोर्ट में क्या बताया, फॉरेस्ट के कितना लॉस हुआ है। पहला ये है लॉस ऑफ फॉरेस्ट, 1990 से 2020 के बीच में जो फॉरेस्ट का लॉस हुआ है 420 मिलियन हेक्टेयर पे जो फॉरेस्ट है इतना ख़त्म हो चुका है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से हुआ है, ये लोगों ने पेड़ों की कटाई की है जिसकी वजह से इतना फॉरेस्ट डिक्रीज हो गया है, लॉस हो गया है इतने एरिया पे, 420 मिलियन हेक्टेयर एरिया पे।
अब कितना फॉरेस्ट है, 4.06 बिलियन हेक्टेयर। हमारे अर्थ के जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया, पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं, पूरे अर्थ पे 4.06 बिलियन हेक्टेयर का फॉरेस्ट है। तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए कम से कम, कितना अभी है फॉरेस्ट, 4.06 बिलियन हेक्टेयर। और जो फॉरेस्ट की डिफॉरेस्टेशन की रेट है घटने की, डिक्लाइन होने की, वो देखो, जो डिफॉरेस्टेशन होने की रेट है, यानी कि पेड़ों की जो कटाई लोग कर रहे हैं, वो रेट दर वो घटी है 2015 से 2020 के बीच में देखें तो ये डिक्रीज हुई है। यानी कि जितना लोग पहले फॉरेस्ट काटते थे, जंगलों को काटते थे, पेड़ों की कटाई करते थे, वो अब कम काट रहे हैं पहले की अपेक्षा। लेकिन 2015 से 2020 के बीच में 10 मिलियन हेक्टेयर ये फॉरेस्ट लॉस्ट हो रहा है हर साल। 10 मिलियन हेक्टेयर हर साल लॉस्ट हो रहा है, यानी कि ख़त्म हो रहा है। 289 मिलियन हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है वो डिफॉरेस्टेड हुआ है 2016 से 2050 के बीच में, ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है। यानी कि 2016 से 2050 के बीच तक इतना मिलियन हेक्टेयर, 289 मिलियन हेक्टेयर डिफॉरेस्ट हो जाएगा, फॉरेस्ट यानी कि कटाई हो जाएगी उसकी, ख़त्म हो जाएगा। और ये सिर्फ ट्रॉपिक्स में होगा। ट्रॉपिक्स यानी कि जो अर्थ है, अर्थ का जो ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री इक्वेटर, और यहाँ से नॉर्थ और साउथ में दोनों में 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ये इसके बीच वाला एरिया है जो 23.5 डिग्री के बीच वाला नॉर्थ साउथ में, ये है ट्रॉपिक्स। यहाँ पे इतना फॉरेस्ट लॉस हो जाएगा 2016 से 2050 के बीच में। और इसकी वजह से जो फॉरेस्ट लॉस होगा, इसकी वजह से 169 GTCO2 का इमिशन होगा। GTCO2 का मतलब है बिलियंस ऑफ टन्स, 169 बिलियंस ऑफ टन ग्लोबल एलोन CO2 जो इक्वलेंट इमिशन के इक्वलेंट है, यानी कि इतना कार्बन इमिशन होगा, CO2 का इमिशन होगा, ग्रीन हाउस का इमिशन होगा इसकी वजह से। क्योंकि आप सबको पता है पेड़ क्या करते हैं, CO2 वगैरह को लेते हैं, एब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वो CO2 तो एटमॉस्फेयर में घूमता रहेगा, तो एमिशन कहाँ पे रहेगा, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, जिसकी वजह से डिसीज़, जो बीमारियां वो बढ़ जाएंगी। राइज इन इन्फेक्शस डिसीज़ 15%, 250 में से जो फॉरेस्ट की वजह से डिसीज़ इंक्रीज हो रही हैं, जो फॉरेस्ट कट रहा है उसकी वजह से। जैसे एग्जांपल है कोविड-19 भी इसी का एक एग्जांपल है। ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन है, जैसे एंटी माइक्रोबियल है, जीका वायरस है। 30% जो न्यू डिसीजेज हैं 1960 से अब तक, ये फॉरेस्ट की वजह से, फॉरेस्ट घटने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से और लैंड यूज चेंज की वजह से 30% न्यू डिसीज आई हैं हमारे वर्ल्ड में। लैंड यूज चेंज का मतलब है जैसे यहाँ पे पहले फॉरेस्ट होता था, फॉरेस्ट की कटाई करके यहाँ तो बिल्डिंग बना दी, रोड बना दी, या एग्रीकल्चर कर रहे हैं लोग, इसकी वजह से और डिफॉरेस्टेशन की वजह से 30% न्यू डिसीज़ अराइज हुई हैं, यानी कि राइज हुई हैं, नई डिसीज़ आई हैं। पॉवर्टी में भी राइज देखने को मिला है, यानी कि गरीबी भी बढ़ने लगी है फॉरेस्ट के कटने की वजह से। कैसे, देखो, जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होती है या लैंड यूज चेंज हो चुका है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, इसकी वजह से जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हुई है। ग्लोबल कॉस्ट 22 बिलियन से लेकर 31 बिलियन डॉलर, इतने डॉलर की इंक्रीज हुई है कॉस्ट। इसकी वजह से 124 मिलियन ज़्यादा पीपल, 124 मिलियन ज़्यादा पीपल पॉवर्टी में आ गए हैं कोविड-19 के बाद। इतने लोग गरीब हो गए हैं। और जब ये लोग गरीब हो गए हैं तो इन्होंने क्या किया है, फायरवुड और चारकोल को यूज करना शुरू कर दिया है, यानी कि वुड बेस्ड फ्यूल को। क्योंकि जब ये लोग गरीब हो गए हैं तो ये क्या कर रहे हैं, अब लकड़ी को ईंधन की तरह यूज कर रहे हैं, क्योंकि गैस यूज करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। और वैसे गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, बहुत सारी गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में भी सब्सिडी दे रही है, लेकिन उसमें उसकी वजह से भी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते, सब्सिडाइज कॉस्ट है जो सिलेंडर की, इसकी वजह से वो वुड को यूज करते हैं, वुड फ्यूल को। और वुड फ्यूल की वजह से आपको पता है कार्बन इमिशन होता है, तो फिर ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो पेंडेमिक की वजह से कुछ कंट्रीज़ में वुड बेस्ड फ्यूल इकोनॉमी है जो वो इंक्रीज हुई है। नेचुरल रिसोर्सेज का जो कंजम्पशन है उसके बारे में ये है कि वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है, ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है 2050 तक आते आते 9.7 बिलियन तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। और ये कंपटीशन इसकी वजह से लैंड पे बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फूड का भी कंपटीशन होगा। जब लोगों की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उन्हें फूड भी चाहिए। ऐसा माना जा रहा है फूड की डिमांड भी 35 से लेकर 56% तक 2050 तक आते आते इंक्रीज हो जाएगी।
जो ग्लोबल कंजम्पशन है वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज का। 2017 में 92 बिलियन टन है जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज, वो प्राकृतिक संसाधनों का जो यूज है, प्रयोग है, वो 190 बिलियन टन तक हो जाएगा 2060 आते आते, पॉपुलेशन साइज की बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से बायोमास ज़्यादा एक्सट्रैक्ट होगा, यानी कि डिफॉरेस्टेशन हो सकता है और ज़्यादा हो। इसकी वजह से 44 बिलियन टन का बायोमास एक्सट्रैक्शन होगा 2060 आते आते। 2017 में जो 24 बिलियन टन हो रहा है। फॉरेस्ट बेस्ड बायोमास की डिमांड इंक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि कंस्ट्रक्शन और पैकेजिंग वर्क की वजह से, बहुत सारे पैकेजिंग के लिए देखो जो कागज़ वगैरह यूज होता है वो लकड़ी से बनता है, तो पेड़ों की कटाई और होगी। कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उनमें, बिल्डिंग्स में जैसे खिड़की दरवाजे लगते हैं तो भाई साहब लकड़ी से बनते हैं, तो फिर डिफॉरेस्टेशन होगा। तो इसकी वजह से फॉरेस्ट बेस्ड बायोमास की डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाली है पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से। जीडीपी डिपेंडेंस फॉरेस्ट पे, ये भी हाफ से ज़्यादा जो है जीडीपी, वर्ल्ड की जीडीपी है, मोर देन हाफ से ज़्यादा डिपेंड है फॉरेस्ट पे भी। ये कितनी है वैसे ये एग्जैक्ट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी इंक्रीज होने वाली है। और इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, इनकी जो डिमांड है और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि न्यूट्रिशियस फूड, क्लीन वाटर, रेगुलेटिंग डिसीज, क्लाइमेट को सपोर्ट करना, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, सॉइल फॉर्मुलेशन, ये सारे इकोसिस्टम सर्विसेज में आते हैं। तो जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट डिक्रीज हो जाएंगे, तो इन सारी सर्विसेज पे भी अफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। सजेशन क्या दें इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में सलाह या सजेशन ये दी है, कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट का कंजर्वेशन किया जाए, जितना फॉरेस्ट डिग्रेड हो चुका है उसे आगे रिस्टोर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाया जाए, और लैंड यूज चेंज हो रहा है उसको अवॉइड किया जाए, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रही है उसको रोका जाए, और एग्रो फॉरेस्ट्री की जाए, यानी कि जो एग्रीकल्चर हो रही है, एग्रीकल्चर के साथ साथ खेत की जो फील्ड की बाउंड्री है उस पर पेड़ वगैरह लगाए जाएँ, ताकि फूड सिक्योरिटी को आगे इंश्योर किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। सस्टेनेबल यूज, सस्टेनेबल यूज किया जाए, यानी कि जितनी ज़रूरत है फॉरेस्ट की उतना यूज किया जाए। वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो डबल हो जाएगी 2060 तक आते आते, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्स की डिमांड है वो 190 बिलियन मैट्रिक टन तक पहुंचने वाली है, डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। तो इसकी वजह से सस्टेनेबल यूज करना ज़रूरी है। फंडिंग दी जाए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए फंडिंग प्रोवाइड की जाए। 2030 तक ये 3 फोल्ड इंक्रीज की जाए फंडिंग, यानी कि मनी प्रोवाइड की जाए, ताकि डिफॉरेस्टेशन और जो ये फॉरेस्ट की कटाई हो रही है जो, इसको बचाया जा सके। ये 203 बिलियन हर साल 2050 तक इतनी कॉस्ट आने वाली है फॉरेस्ट को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है लोकल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। जो लोकल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है इनको सपोर्ट किया जाए, और जो स्मॉल कम्युनिटी हैं या इंडिजिनस ग्रुप हैं उनको प्रमोट किया जाए। जैसे जो लोग मूल निवासी हैं जंगलों के, जंगलों में रहती हैं, बहुत सारी ट्राइबल एरियाज़ में जनजाति रहती हैं, जो उन जो आदिवासी लोग हैं उनको भी प्रमोट किया जाए, ताकि वो फॉरेस्ट को मेंटेन करके रख सकें। उनके राइट के जो राइट हैं, अधिकार है, उनका कंजर्व किया जाए, ताकि वो ट्री प्रोडक्ट पे उनकी जो लाइफ बेस्ड है वो ट्री प्रोडक्ट से अपनी लाइफ को भी मेंटेन करें, और वो फॉरेस्ट को भी बचा के रखें, क्योंकि उनके जो कस्टमरी लैंड राइट हैं वो बेस्ड है फॉरेस्ट पे। और उनको ऐसा प्रमोट किया जाए कि वो अपने राइट को भी प्रोटेक्ट कर सकें और फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करें, क्योंकि वो जंगलों की पूजा भी करते हैं, वर्शिप करते हैं। तो उनमें ऐसी अवेयरनेस फैलाई जाए ताकि वो फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर सकें और अपने राइट भी परफॉर्म कर सकें, अधिकारों को परफॉर्म कर सकें। तो ये तो रिपोर्ट के बारे में हुई। अब ये फाओ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसने रिपोर्ट जारी की है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। इसका मेन मकसद है हंगर को डिफीट करना, भूखमरी को मिटाना वर्ल्ड से। वर्ल्ड फूड डे हर साल, विश्व भोजन दिवस हर साल मनाया जाता है फाओ की एनिवर्सरी पे। 1945 में 16 अक्टूबर को फाओ को बनाया गया था। तो इसकी जब एनिवर्सरी होती है, वर्ल्ड फूड डे हर साल मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी 2 सिस्टर बॉडीज़ हैं फाओ की तरह ही काम करती हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशन और है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, IFAD। ये बहुत सारे इनिशिएटिव भी ले चुकी है, प्रोग्राम ये पूरे वर्ल्ड में प्रोग्राम चलाती है, इनिशिएटिव चलाती है, जैसे ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, मॉनिटर करती है डिजर्ट लोकस्ट सिचुएशन को पूरे वर्ल्ड में। एक इसने कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन बनाया हुआ है, जिसे कैक बोलते हैं शॉर्टकट में। ये फूड स्टैंडर्ड के लिए जारी किया हुआ है, ये कमीशन फूड स्टैंडर्ड
ये डिक्लेयर करता है पूरे वर्ल्ड में। एक इंटरनेशनल ट्रीटी की हुई है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए। बहुत सारी ये रिपोर्ट पब्लिश करता है, जैसे ये सोफो रिपोर्ट है जिसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, यह जारी करता है। सोफिया रिपोर्ट जारी करता है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। सोफी रिपोर्ट भी जारी करता है ये, सोफा, सोफिया, सोफी, सोफो, ये बहुत सारी रिपोर्ट है इस नाम से। सोफा है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, सोफिया स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, सोको रिपोर्ट है स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कॉमोडिटी एंड मार्केट, एक है वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। इतनी सारी रिपोर्ट और इंडेक्स जारी करता है ये।